हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धांत। वेलकम टू अमेजिंग पढ़ाई। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ग्रेड 7 का सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक है, आर पास 2। ठीक है, आज हम ये बुक स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, तो इसका चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें ये चैप्टर है, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। पहला चैप्टर ये है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है इसमें किंग्स एंड किंगडम्स। तीसरा है दिल्ली 12th to 15th ऑफ सेंचुरी। देन है मुगल्स, इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, जिसमें भक्ति मूवमेंट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, एंड देन विल टॉक अबाउट 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। ठीक है, जिसमें हाउ द पॉलिटिकल सेटअप एवरीथिंग चेंज्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये 8 चैप्टर हैं जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप स्किप मत कीजिएगा कोई भी वीडियो और लगातार बने रहिएगा, सो दैट ये सारे चैप्टर्स हम कवर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। तो इस चैप्टर के हेडिंग से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे देखिए, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। इट मीन्स वी विल टॉक अबाउट व्हाट, विल टॉक अबाउट द चेंजेस। चेंजेस एज इन कि चेंजेस कैसे हुए हैं इतने हजारों सालों में, कैसे कैसे बदलाव आई है, क्या क्या चीज़ें बदली हैं, और उस टाइम पे 1000 साल पहले जो चीज़ें थी वो 1000 साल बाद उसमें जो चेंज आया, तो क्या क्या चेंजेस आए और वो कैसी हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो देख लीजिए। तो ये है इस चैप्टर का पूरा लेआउट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हम मैप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद विल टॉक अबाउट न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज। उसके बाद जिसमें हम ये बात करेंगे कि जो वर्ड्स थे, जो टर्म्स थे, वो कैसे पुराने और नए नए अलग अलग टर्म्स कैसे कैसे यूज़ किए गए थे, राइट, अलग अलग चीज़ों के लिए। उसके बाद हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, देयर वर डिफरेंट हिस्टोरियंस इन डिफरेंट टाइम पीरियड। तो उन्होंने क्या क्या सोर्सेस, क्या क्या एविडेंसेस दी हैं अपने टाइम की, वो भी हम बात करेंगे उनके बारे में। देन विल टॉक अबाउट न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स जो फॉर्म हुई थी, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट रीजन एंड एम्पायर, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स कहाँ पे बनी, कैसे कैसे एम्पायर्स बिल्डअप हुए, उनके बारे में बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स कैसे पुरानी, कौन कौन सी रिलीजन पुरानी थी, कौन कौन सी नई रिलीजन इमर्ज हुई, राइट। एंड देन विल टॉक अबाउट थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, और उसमें टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जानते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे, बट मैप को जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मैप मेकिंग की कला है, राइट, द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफी वो होती है जिसमें हम सीखते हैं कि मैप को बनाया कैसे जाता है, राइट। सो दिस इज द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। एंड सेकेंड थिंग, दोज पर्सन हु मेक्स मैप और मेक मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफर। सो कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप बनाता है। जैसे राइटर कौन होता है? जो लिखता है। तो राइटिंग क्या है? राइटिंग जो लिखता है, राइट। और राइटर कौन होता, सॉरी, राइटिंग क्या है? लिखावट। ठीक है, और राइटर कौन होता है? जो वो लिखता है। तो लिखने के आर्ट को हम राइटिंग कहते हैं, और जो लिखता है उसे हम राइटर कहते हैं। सिमिलरली कार्टोग्राफी आर्ट ऑफ मैप मेकिंग है, एंड कार्टोग्राफर दोज हु मेक मैप्स, सॉरी, राइट, दोज हु मेक मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफर। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये देखिए, ये जो मैप आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैप है अराउंड 1154 कॉमन एरा का। अब ये कॉमन एरा आई होप आपको पता ही होगा, ग्रेड 6 में आपने पढ़ा होगा। कॉमन एरा इज ऑल्सो नोन एज एडी, राइट, जिसको हम एडी से भी जानते हैं। और जो बीसी होता है,
BC इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू बिफोर क्राइस्ट, राइट, बिफोर क्राइस्ट। सो एक फेज आता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक फेज है जिसमें हम बात करते हैं कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो उस फेज से आगे वाला जितना भी टाइम पीरियड है उसको हम CE या AD से डिनोट करते हैं, और इस फेज से पीछे वाला जितना भी टाइम पीरियड है उसको हम BC या BCE से डिनोट करते हैं। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा एंड BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, राइट। सिमिलरली CE मीन्स कॉमन एरा एंड AD मीन्स एनो डोमिनी। सो फॉर एग्जाम्पल आज अगर 2023 है, राइट, और हम अगर बात करते हैं 2000 BC की, तो इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों को आपको प्लस करना होगा, राइट। सो ये 4023 ईयर्स का गैप हो गया इन दोनों के बीच में, राइट। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1154 CE यानी 1154 कॉमन एरा की बात हो रही है, तो उस टाइम पे एक जोग्राफर थे और वो कार्टोग्राफर भी थे। तो उन्होंने एक मैप बनाया था, ये वाला जो आप देख सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, ये उस टाइम पे उन्होंने बनाया था। उनका नाम था अल इद्रिसी, राइट। दिस मैप वाज मेड बाय अल इद्रिसी हु वाज एन अरब जोग्राफर। सो इन्होंने ये मैप बनाया था। बट इस मैप को अगर आप देखेंगे तो इसको समझ पाना काफ़ी मुश्किल है, राइट। इसमें आपको चीज़ें जल्दी अच्छे से पता नहीं लगेंगी। बट इसी को अगर आप कंपेयर करेंगे एक दूसरे मैप के साथ, जो कि ये है, इस मैप के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे। अगर उसमें मैंने कहा कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है तो चीज़ें उसमें फाइंड आउट कर पानी बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप तो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो है ये इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री है, और ये श्रीलंका है, ये यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी वाला रीजन है, राइट, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है। तो ये वाला जो मैप है, राइट, ये वाला जो मैप है जिसको हम मॉडर्न मैप भी कहेंगे, दिस मैप वॉज मेड बाई अ फ्रेंच कार्टोग्राफर, ठीक है। ये मैप किसने बनाया था? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। और ये कब बनाया था? दिस मैप वाज मेड अराउंड 720 CE और AD। सो इसमें भी आप देखेंगे कितना टाइम गैप है, राइट। 720 में ये बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ सेम एरिया। दोनों एक ही एरिया का मैप है लेकिन ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो इससे ये पता चलता है कि कैसे चीज़ें बदली हैं इन 500-600 सालों में, जो इन दोनों मैप के बीच का टाइम पीरियड है, इसमें कैसे चीज़ें बदल गई। इन अल इद्रिसीज मैप, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। तो इस मैप में अगर आप देखेंगे तो चीज़ें उर्दू में मार्क्ड हैं, अरेबिक में मार्क्ड है, तो इसको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो रहा है। और इंडिया नॉर्थ में होना चाहिए, तो ये इंडिया का बाउंड्री है जो कि हमारा साउथ में दिखा रहा है। और यहाँ पे जो श्रीलंका है ये हमें नॉर्थ में दिखता है। तो ये डायरेक्शन नहीं है, तो ये डायरेक्शन लेस मैप है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, जबकि डायरेक्शन आपको पता है कि कोई भी हमारा जो मॉडर्न मैप होता है उसमें नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होता है, राइट। जो ये डायरेक्शन आप देखते हैं मैप पे, ये हमेशा नॉर्थ को डिपिक्ट करता है और ये दिखाता है कि ये नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ है, राइट। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा नॉर्थ नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। सो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। मार्क्ड इन, दिस वाज मार्क्ड इन अरेबिक, ठीक है। उसके बाद एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कनौज। और ये आपको मैप में दिखेगा बट वो अरेबिक में लिखा है, तो उसमें कुछ यूनिक प्लेसेस थे, जैसे कन्नौज जो उत्तर प्रदेश का, उसको कनौज नाम दिया गया था। मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर, जैसा कि अभी हमने बात किया कि अराउंड 600 ईयर्स का गैप है दोनों मैप के बीच में। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट had changed considerably. This map seems more familiar to us, and coastal areas in particular are surprisingly detailed. यहाँ पे आप देखेंगे तो कोस्टल एरियाज को काफ़ी डिटेल में डिपिक्ट किया गया है, राइट। एंड ऑल्सो दिस मैप इज़ क्वाइट फेमिलियर टू अस बिकॉज दिस इज़ क्वाइट रिलेटेबल। अभी का जो मॉडर्न मैप अगर आप देखते हैं और ये वाला मैप देखेंगे तो आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स ये इंडिया का मैप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, राइट। बट उस वाले मैप को देख के आप इजीली रिलेट नहीं कर पा रहे हैं।
सो दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेज। तो ये यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स जो वॉयज के लिए आते थे, जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करते थे, उनके द्वारा ये मैप यूज किया जाता था, राइट। और ये सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोवियो ऑफ गिलोमा डी आइले, ये इस एटलस से लिया गया है। तो ये किस एटलस से ये मैप लिया गया है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर एटलस से लिया गया, नोवियो ऑफ गिलोमे डी आइले, ये एटलस का नाम है जिससे ये पर्टिकुलर मैप लिया गया है, राइट। Now in this map only you will have to look at the areas in the interior of the subcontinent on map 2. Are they as detailed as those on the coast? Follow the course of the river Ganga and see how it is shown. Why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and inland areas in the map? अब इस मैप में एक बार और देखते हैं। आप देखिए इस मैप में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इस मैप में जो कोस्टल एरियाज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिपिक्ट किया गया एज कम्पेयर टू द इंटीरियर्स ऑफ द लैंड। सो यहाँ पे ये गंगा रिवर दिखाई गई है, ये गंगा रिवर है, राइट। सो ये गंगा रिवर के अराउंड अगर आप चीज़ें देखेंगे तो ये उतने डिटेल में डिस्कस नहीं की गई हैं या इतने डिटेल में डिपिक्ट नहीं की गई हैं एज कम्पेयर टू द कोस्टल रीजन, जिसको बहुत ही ब्रॉड तरीके से इन्होंने डिपिक्ट किया है। सो ये कोस्टल रीजन को आप देखेंगे तो ये बहुत ही ब्रॉडली और बहुत ही डिटेल्ड वे में इसको डिपिक्ट किया गया, बिकॉज उस टाइम पे दिस काइंड ऑफ मैप वाज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पसेस, फॉर वॉयजेस, राइट। एंड जनरली व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दे यूज्ड टू हैव, दे यूज्ड टू नेविगेट विद द हेल्प ऑफ शिप एंड बोट्स। तो ये शिप कहाँ पे आएंगे, शिप कहाँ पे आएंगे, शिप कोस्ट पे आएंगी, राइट। सो इसीलिए कोस्टल इन्फॉर्मेशन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का कोस्टल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता था उस टाइम पे लोगों के पास एज कम्पेयर टू द इंटीरियर्स ऑफ द लैंड मास। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर मैप में भी आप देखेंगे कि ये कोस्टल रीजन जो है, कोस्टल रीजन जो है हर जगह, ये इंडिया के चारों तरफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट का कोस्टल रीजन जो है, इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ज़्यादा आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर मैप पे एज कम्पेयर टू द इंटीरियर्स ऑफ द लैंड मास, राइट। चलिए, equally important is the fact that the science of cartography differed in two periods. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. अब आप देखेंगे कि the context in which map was produced, context क्या होता है, जिस environment में चीज़ें बनाई जाती हैं या जिस environment का क्या इफेक्ट होता है उस पर्टिकुलर मैप में, या जो भी राइटिंग्स होती थी या जो भी सोर्सेस वो प्रोड्यूस करते थे उस पर्टिकुलर टाइम पे किस टाइप का एनवायरनमेंट था, किस टाइप का बैकग्राउंड था, उस वो काफ़ी चीज़ें रिलेट करती हैं उस टाइम के सोर्सेज से, राइट। तो इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड, ये दोनों टाइम पीरियड में कार्टोग्राफी जो थी ये भी डिफर करती थी। उस टाइम पे टेक्निक्स यूज़ किए अल इद्रिश ने वो डिफरेंट थे एज कम्पेयर टू द फ्रेंच कार्टोग्राफर जो उन्होंने यूज़ किया, राइट। When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background. और ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को क्रिटिसाइज करें, बिकॉज आप देखिए 1154 में जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू 720, राइट। तो यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी थी उनका यूज़ करके अल इद्रिसी ने मैप बनाया, जो भी उनको मिला, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उनके टाइम पे, जो भी कॉन्टेक्स्ट था, जैसा भी इन्वायरमेंट था, जैसा भी सेटअप था, उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना मैप बनाया। सिमिलरली चीज़ें बेटर होती चली गई, राइट, चीज़ें बेटर होती चली गई और इसीलिए फ्रेंच कार्टोग्राफर के पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई और इसीलिए उन्होंने जब मैप बनाया तो उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था एज कम्पेयर टू द मैप विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अल इद्रिसी। तो चीज़ों को क्रिटिसाइज करने के बजाय हम उन्हें ये देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें डेवलप हुई, कैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई। यहाँ से हम ये आइडिया ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, राइट। लोगों का आइडियाज़, लोगों के काम करने का ढंग बदल गया, लोगों का सोचने का ढंग बदल गया, इसलिए चीज़ें भी बेहतर होती चली गई, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. सो यहाँ पे इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विथ टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स. सो अगर ये कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, मीन्स जिस सेटअप में चीजें बनती हैं, अगर वो सेटअप को चेंज कर दिया जाए तो जो लैंग्वेज और उसकी मीनिंग होती है वो भी बदल जाती है, राइट. सो इसीलिए historical record exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट का अगर हम बात करें तो देखिए कॉन्टेक्स्ट आपको कैसे इजीली समझना पड़ेगा. अगर हम किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट की बात करते हैं जो वॉर से रिलेटेड है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट है वॉर. इस पर्टिकुलर इवेंट का कॉन्टेक्स्ट है वॉर रिलेटेड इवेंट है, जिसमें हम क्या बात करेंगे? बैटल के बारे में, कौन जीता, कौन हारा, कितने लोग मर गए, what was the reason of the war, what was the consequences. तो ये सारी चीजें बात करेंगे. तो इस पर्टिकुलर इवेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इस पर्टिकुलर इवेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? वॉर. सिमिलरली अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें जिसमें लेट्स से वॉर के बजाय आप देखेंगे सक्सेशन एज इन फ्रॉम वन किंग टू द अदर, हाउ द सक्सेशन हैपेंड, हाउ द इनहेरिटेंस हैपेंड. तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस है. यहाँ पे एक किंगडम के बारे में हम बात करें जिसमें एक राजा के बाद दूसरा राजा, दूसरे के बाद तीसरा राजा किस तरीके से आया, राइट. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कोलोनाइजेशन की और कॉलोनियल रूल की, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, राइट. यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है. कैसे कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश हुआ, कैसे उसको लोगों ने उसका सामना किया, कैसे उसको फिर यहाँ से हटाया गया, कैसे इंडिपेंडेंस हासिल की गई. तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है. तो ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो हमारा इवेंट है उसका हिस्ट्री चेंज हो जाता है एंड उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है, राइट. सो इस तरीके से हम चीज़ों को जानते हैं, इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड है which exist in variety of languages which have changed considerably over the years because of the different context in which it was written. So अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उनको लिखा गया है, इसीलिए उनका मीनिंग भी बदल जाता है, राइट. अगर कोई किसी किंग को डिस्क्राइब करे, किसी किंगडम को डिस्क्राइब करेगा तो उनका कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, उसको डिस्क्राइब करने का तरीका भी दूसरा होगा. सिमिलरली अगर कोई किसी बैटल को डिस्क्राइब करेगा तो उनका तरीका दूसरा होगा, उसको डिस्क्राइब करने का, और उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी वो भी काफ़ी अलग चीज़ें रहेंगी, राइट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है. तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी. अब बात करते हैं यहाँ पे, आप साथ में नोट्स भी बनाते रहिए सो दैट ये चीज़ें आपको याद रहेंगी बाद में, ठीक है. So, historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persia, right? अब ancient Persia या medieval Persia या modern Persia, obviously ये तीनों अलग हैं. Similarly, ancient India, medieval India, modern India, तीनों के context अलग हैं, अलग अलग time period हैं इन तीनों में. तो इन तीनों का जो history है वो भी काफ़ी different है because context ही बदल जाता है, right? So the difference is not just with regard to the grammar and vocabulary, the meaning of the words also change over time because we talk about different time period. यहाँ पे हम different time period की बात कर रहे हैं, इसीलिए इनका context बदल जाता है. time period for example, अब यहाँ पे हम ancient India की बात करें, ancient India की बात करें, यहाँ पे medieval time period की बात करें, या medieval India की बात करें, या यहाँ पे हम modern India की बात करें, आप देखेंगे कि हर जगह ये टाइम पीरियड अलग है, और टाइम पीरियड अलग होने की वजह से हम चीज़ें भी अलग अलग डिस्कस करते हैं. एंशिएंट इंडिया में हम क्या पढ़ते हैं? हम IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम प्री हिस्टोरियन टाइम्स पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है, प्री हिस्टोरिक चीज़ों के बारे में जानते हैं. फिर हम IVC जानते हैं, फिर हम डिफरेंट एराज जैसे कि स्टोन एजेस के बारे में भी पढ़ते हैं, हम वैदिक एज के बारे में पढ़ते हैं. ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? ये एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं. मेडिवल में जब हम आते हैं तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट. और डिफरेंट जो इसमें डायनेस्टीज थी मुगल से पहले, वो भी हम पढ़ते हैं. मॉडर्न इंडिया में हम क्या पढ़ते हैं? कॉलोनियल रूल पढ़ते हैं, फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, राइट, हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. तो ये यहाँ पे आप देखिए कॉन्टेक्स्ट कैसे बदल रहा है. कॉन्टेक्स्ट बदलने के साथ जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो भी बदलती जा रही हैं,
राइट। सो जो चीज़ें बदल हम पढ़ रहे हैं वो भी बदल जा रही हैं, क्यों? क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट, ये टाइम पीरियड ही बदलता जा रहा है, राइट। सो टेक द टर्म हिंदुस्तान। अब यहाँ पे हम एक टर्म लेते हैं हिंदुस्तान। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minaz Siraz, तो फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान वर्ड किसके द्वारा लिया गया था? ये यूज किया गया था मिनाज सिराज के द्वारा, who was a chronicler who wrote in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. तो मिनाज सिराज ने सबसे पहले हिंदुस्तान वर्ड का जो है यूज किया था, और इनके अकॉर्डिंग कौन से रीजन को इन्होंने कहा था कि वो हिंदुस्तान है? वो पंजाब हरियाणा के अलोंग जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के बीच में जो रीजन आता है, उन गंगा एंड यमुना के बीच में जो रीजन आता है, उस पर्टिकुलर लैंड एरिया को इन्होंने कहा था एज हिंदुस्तान, राइट। अब इसे अगर हम मैप में देखें, फॉर एग्जाम्पल ओके, मैं आपको इसको मैप में दिखाता हूँ। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो देखिए ये कौन से रीजन को इन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान वाला रीजन है। तो ये पंजाब एंड हरियाणा वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन, और ये पूरा रीजन जो गंगा एंड यमुना के अलोंग था, ये पूरा रीजन को इन्होंने कहा था एज इंडिया, एज हिंदुस्तान, सॉरी, इसको इन्होंने क्या कहा था? एज हिंदुस्तान। एज हिंदुस्तान। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये किसने कहा था? ये कहा था मिनाज सिराज ने। और ये कौन थे? ही वॉज अ पर्शियन क्रॉनिकलर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ही यूज्ड द टर्म in a political sense for lands that were a part of dominions of Delhi Sultan. The areas included this term shifted with the extent of Sultanate, but the term never included South India. Actually, he wanted to डिस्क्राइब द सल्तनत रीजन। वो दिल्ली सल्तनत के अंडर जो आने वाली रीजन थी उनके बारे में डिस्क्राइब करना चाहते थे। उनके अकॉर्डिंग तो ये वाला जो रीजन था, ये सल्तनत दिल्ली सुल्तान के अंडर आता था, और ये जो सल्तनत थी गंगा एंड यमुना के अलोंग जो भी लैंड मास था वो सल्तनत के अंदर आता था, दिल्ली सुल्तान के अंडर आता था। तो इसीलिए इसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा। और उनका ये भी कहना था कि ये रीजन कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं करता था, राइट, क्योंकि सल्तनत ने कभी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया। तो इसीलिए इनके अकॉर्डिंग दिल्ली सुल्तान के अंडर में कभी साउथ इंडिया नहीं आया, और इसीलिए ये सल्तनत का पार्ट हुआ करता था। बाई कॉन्ट्रास्ट, इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर एंड हिंदुस्तान, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड जो है वो यूज किया था ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए। किसकी ज्योग्राफी? हिंदुस्तान की ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए। द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, किस टाइप की यहाँ पे एनिमल लाइफ है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। एज वी सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वॉज सम वॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद। और ये काफ़ी सिमिलर है 14th सेंचुरी के पोएट के राइटिंग से काफ़ी मिलता है। एंड द 14th सेंचुरी पोएट वॉज अमीर खुसरो, राइट। अमीर खुसरो, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको हिंद का तोता भी कहते हैं, ठीक है, हिंद का तोता। और इन्होंने ये वर्ड हिंद यूज किया था, राइट। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. अब जैसे उस टाइम पे जो वर्ड हिंदुस्तान यूज किया जाता था, राइट, उसमें they were describing about the geography of India, they were describing about the cultural tradition of India. तो उसमें idea of geographical and cultural entity थी, right, like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meaning. लेकिन उसमें कोई पॉलिटिकल, कोई राजनीतिक या राष्ट्रीय मीनिंग नहीं था।
मतलब उसमें ये नहीं कहते थे कि ये पूरा रीजन हिंदुस्तान का हिंदी बोलने वाले के लिए या हिंदुओं के लिए वो हिंदुस्तान है, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे कि ये हिंदू लोग यहाँ रहते हैं तो उसको हिंदुस्तान कहते हैं, या फिर ये पूरा एक राष्ट्र हिंदुस्तान है जिसमें साउथ इंडिया भी इंक्लूड हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी इंक्लूड हो रहा है, ऐसा उनका कोई भी मीनिंग नहीं था। उसमें जनरली वो क्या डिस्क्राइब करते थे, कल्चर डिस्क्राइब करते थे और जोग्राफिकल सेटअप डिस्क्राइब करते थे यहाँ का, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दैट दे यूज बिफोर दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। सो इसीलिए आज के जो हिस्टोरियंस हैं उनको कोई भी टर्म यूज करने से पहले सोच समझ के यूज करना चाहिए कि वो क्या यूज कर रहे हैं, उसका क्या मीनिंग अभी के टाइम पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, फॉरेनर इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। अब आज के टाइम पे हम फॉरेनर किसको कहते हैं, जो इंडियन नहीं है, हमारे लिए वो फॉरेनर है, सिमिलरली वहाँ के लोगों के लिए हम फॉरेनर है। बट एक कॉमन मीनिंग क्या है, कॉमन मीनिंग यही है कि जो भी इंडियन नहीं है हमारे देश में अगर वो आता है तो हम उसे फॉरेनर बोलते हैं, राइट। तो ये क्या एक वर्ड, ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में है, राइट, दैट हूसोएवर इज नॉट इंडियन इज फॉरेनर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टर्म या का यूज किस तरीके से हुआ, अमीर खुसरो ने यूज किया, मिनाज सिराज ने यूज किया, बाबर ने यूज किया, ठीक है। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मिनाज सिराज, फिर अमीर खुसरो, फिर बाबर, ठीक है, जो कि अराउंड 16th सेंचुरी में थे, राइट। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say in given village, someone who has not a part of that society or culture. अब मेडिवल पीरियड में, ये मॉडर्न पीरियड में हमने कहा कि फॉरेनर वो होता है जो इंडियन नहीं है, लेकिन मेडिवल पीरियड में फॉरेनर कौन होता था, वो स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु हैज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। कोई एक पर्टिकुलर विलेज में, एक गांव है सपोज, वहां पे कोई बाहर से एक बंदा आ गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर विलेज में एक बंदा आ गया, तो इस बंदे को अब वो गांव के लोग मानते थे कि ये फॉरेनर है। इस पर्टिकुलर विलेज में इस पर्टिकुलर बंदे को सब मानते थे कि ये फॉरेनर है, राइट। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी। पर्शियन में ये सेम वर्ड फॉरेनर को क्या बोला जाता है, अजनबी बोला जाता है। एंड दिस सेम टर्म फॉरेनर इन हिंदी इज यूज्ड एज परदेसी, ठीक है। ये आपने काफी कॉमन वर्ड है, ये आपने सुना भी होगा, इनफैक्ट अजनबी भी। सो अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। तो सिटी में रहने वाले लोगों के लिए एक फॉरेस्ट से आया हुआ बंदा, फॉरेस्ट ड्वेलर जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो उनके लिए अजनबी हैं, उनके लिए परदेसी हैं। बट टू पेजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वेर नॉट फॉरेनर। अगर दो पेजेंट एक ही पर्टिकुलर विलेज में रहते हैं तो वो आपस में फॉरेनर नहीं है। इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। तो दोनों का कास्ट अलग हो सकता है, दोनों का बैकग्राउंड अलग हो सकता है, बट दोनों एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है, राइट, क्योंकि दोनों का सेटअप सेम है, दोनों विलेज को ही बिलोंग करते हैं। बट अगर एक विलेज वाला एक सिटी वाले को देखेगा तो उसको फॉरेनर बोलेगा, एक सिटी वाला अगर एक विलेज वाले को देखेगा तो उसको फॉरेनर बोलेगा। ये और ये कब की बात है, ये मेडिवल टाइम पीरियड की बात है, राइट। तो इस तरीके से जो वर्ड है, सेम वर्ड है बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, डिफरेंट टाइम पीरियड है, तो उसका मीनिंग बदल जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, राइट। एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, राइट। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे नोट्स में दिखा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। सो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, एंड हमने यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज कर लिए, ठीक है। तो कार्टोग्राफर हमने पढ़ लिया। देन थोड़ा सा जल्दी से आप नोट्स बना सकते हैं। 1153 में किसने मैप बनाया था, अली दृश्य ने बनाया था मैप, कहाँ का, इंडिया का बनाया था, राइट। उसके बाद सेम आप देखेंगे 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप बनाया था, ठीक है। आई होप आपको ये याद होगा। और इन दोनों के बीच में अराउंड कितना गैप है, अराउंड 600 ईयर्स का गैप आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में अराउंड 600 ईयर्स का गैप है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ मैप ये काफ़ी डिफरेंट दिखता है, राइट। डेवलपमेंट ऑफ मैप का डेवलपमेंट भी हुआ और काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था मैप में,
राइट। अब इस मैप में आप देखेंगे कोस्टल रीजन वर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, ठीक है, ये हम जानते हैं इस पर्टिकुलर मैप में ये एक पॉइंट था। सेकेंड थिंग इसमें था, दिस वॉज यूज्ड फॉर वॉयजेस, ये वॉयज के लिए, एक्सपीडिशंस के लिए यूज की जाती थी, राइट, बाय द सेलर्स, सेलर्स के द्वारा ये वॉयजेस एंड एक्सपीडिशंस के लिए यूज की जाती थी। जो अल इदरीसी ने मैप बनाया था इसमें एक पॉइंट था दैट इट डिपिक्टेड इंडिया टू द साउथ, इसने इंडिया को साउथ में डिपिक्ट किया था, राइट। बट इस पर्टिकुलर मैप में इंडिया नॉर्थ में था, इंडिया इसमें नॉर्थ में था, और इस पर्टिकुलर मैप में इंडिया जो है साउथ में था, राइट, इंडिया साउथ में था, इसमें नॉर्थ में था। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा कि विथ कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा सेकेंड टॉपिक था, विथ कॉन्टेक्स्ट द मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल फॉरेनर इन, पहले हम हिंदुस्तान के बारे में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एज यूज्ड बाय, किस किस के द्वारा यूज किया गया था, तो इट वाज यूज्ड बाय मिनाज सिराज हु वाज अ पर्शियन क्रॉनिकलर, और ये क्या कहते थे हिंदुस्तान को, दैट वो सल्तनत का पार्ट है, राइट, सल्तनत रीजन का पार्ट है, किसके सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सुल्तान के अंदर जो सल्तनत रीजन आता है उसका पार्ट है हिंदुस्तान। और ये कौन सा रीजन होता था, गंगा यमुना के बीच में, पंजाब हरियाणा वाला लैंड एंड अलोंग द रीजन ऑफ गंगा एंड यमुना वाला रीजन होता था, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे कि मिनाज सिराज के बाद किसने यूज किया, उसके बाद इसको यूज किया अमीर खुसरो ने, 14th सेंचुरी पोएट, जिसको क्या बोलते हैं, हिंद का तोता, इन्होंने भी वर्ड हिंद यूज किया, राइट। और जनरली इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, ज्योग्राफी, ठीक है। सिमिलरली बाबर ने भी क्या डिस्क्राइब किया, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉरेनर, एक एग्जाम्पल है फॉरेनर का। सो फॉरेनर मॉडर्न टाइम में एंड मेडिवल टाइम में इट हैज डिफरेंट मीनिंग, राइट। कैसे, ये हमने देखा फॉरेनर हमारे लिए अजनबी जो प्रदेश आई मीन दूसरे देश का होता है, जो नॉन इंडियन है, एंड मेडिवल टाइम में वो होता था जो एक पर्टिकुलर विलेज से बिलोंग नहीं करता था या एक पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग नहीं करता था, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।